तो हाँ जी, आपने मुझे 2 कुंडलियाँ भेजी हैं बनाने के लिए, अपनी और अपने पति की। आपकी अभी पहले आपकी मैंने कुंडली बना दी है, अभी आपके पति की कुंडली को मैं बनाने लगा हूँ। और आपने इनके जो सवाल लिख के भेजे हैं, इनके कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे हैं आपने ये जानना है। इनके जॉब सेट नहीं हो पा रही, और धर्म के बारे में पूछा है, धर्म के रिगार्डिंग कुंडली कैसी है, हेल्थ के लिए कोई उपाय, रत्न कौन सा धारण इनको करना चाहिए, कौन से ग्रह अच्छे बुरे हैं, ये आपने लिख के भेजे हैं। तो अभी जैसे आपकी मैंने पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको उसमें बताया है जो कुंडली होती है उसमें 12 ग्रह होते हैं, और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी मैंने दोबारा लिख रखे हैं। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये है इनकी कुंडली में पहला घर, और पहले घर से इनका शरीर देखा जाएगा, हेल्थ स्वभाव देखेंगे। दूसरा घर धन का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का, चौथा घर माता मकान वाहन, पाँचवा बच्चों का, छठा शत्रु रोग कर्जा, सातवां इनकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य, 10वां घर काम काज, 11वां घर आमदनी, 11वां घर आमदनी लाभ, और 12वें घर से इनके खर्चे देखे जाएंगे। अब सवाल की इनकी कुंडली है कैसी। इनकी देखो जी कुंडली में मंगल ठीक ठाक है जो कि अपने घर में बैठा है, सूर्य बहुत अच्छा है अपने घर में बैठा है, बुध अच्छा है मित्र की राशि में बैठा है, शुक्र चंद्रमा भी अच्छे हैं, गुरु अच्छा है उच्च का बैठा है। ग्रह खराब कौन सा है, सबसे ज़्यादा इनका ग्रह खराब है राहु, और ये थोड़ा सा शनि भी खराब फल देगा, लेकिन राहु ज़्यादा ग्रह खराब है। और जैसे मैंने आपको अभी आपकी पहले मैं फिर बोलूँगा आपको मैंने अभी 2 कुंडली भेजी हैं, आपकी और आपकी, ये आपके पति की कुंडली है। आप पहले अपनी कुंडली देखना फिर इसको देखना, क्योंकि जो चीज़ उसमें बताई है फिर वो ये आपको वीडियो समझने में आसानी होगी। तो पहले अपनी कुंडली देख के फिर इसको देखना आप। अभी इस कुंडली में देखो जी, जैसे मैंने आपको बताया है कि कुंडली ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा इसके काफ़ी कुंडली में काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, बस 1-2 ग्रह खराब हैं। तो ये जो 9 ग्रह हैं ये अपना असर जो है ये ज़्यादा देते हैं जब इनकी दशा आती है। दशा में ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अभी इसके ऊपर देखो जी, इन 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा असर राहु ग्रह का है। राहु की चल रही है बड़ी महादशा, और आपकी भी मैंने कुंडली में देखा है, आपकी भी देखो राहु की दशा है पिछले 4-5 साल से। इनकी पिछले 9-10 साल हो चुके हैं चली को राहु की दशा। 16 में चली है दशा और 34 में जाके ख़त्म हो गया, अभी भी 9 साल की दशा पड़ी है। मतलब इस जातक के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर राहु का है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो राहु की वजह से हो रही हैं। राहु का असर इसके ऊपर है 80%, और कुछ असर है इसके ऊपर बुध का जिसकी है अंतरदशा। छठा महीना 24, पिछला पूरा 1 साल हो चुका है चली को दशा बुध की को, और ये अभी 12 महीना 26 में ख़त्म होगी, अभी भी 1.5 साल की दशा पड़ी है। तो अभी इनकी इस जातक के ऊपर सबसे बड़ा असर तो है राहु ग्रह का, मतलब इसके जीवन में जो चीज़ें हो रही राहु की वजह से हो रही हैं। और दूसरा असर है इस बुध ग्रह का जिसकी है छोटी दशा। और एक इसके ऊपर भी अभी देखो डेया चली है शनि की। ओ जैसे देखो जी, शनि क्या है, इसकी एक तो होती है साढ़सती जो कि 7.5 साल की होती है, और 2 इसकी डेया होती है, एक होती है चतुर्डेया एक अष्टम डेया। तो अब इसकी जो डेया चल रही है, कौन सी डेया है, ये अष्टम डेया चली हुई है इसके ऊपर, और ये भी अभी पिछले चली है 3 महीने से, 29 मार्च में चली है, और अभी 2.5 साल पूरे चलेगी। जैसे आपकी भी देखो साढ़सती थी, आपको मैंने बोला था साढ़सती आपकी चल रही है पिछले 3 महीने से, इसकी चल रही है डेया, अष्टम डेया। और ये अच्छी नहीं होती, मतलब जब भी किसी के ऊपर साढ़सती आती है या डेया आती है, ये लाइफ में दिक्कतें पैदा करती हैं। दिक्कतें, परेशानियाँ, चिंता, कामों में रुकावटें आना, स्ट्रगल बढ़ जाता है, हेल्थ ख़राब होना। खासकर अष्टम डेया बहुत ज़्यादा ख़राब फल देती है। चतुर्डेया भी होती है, वो भी चलो इतना बुरा फल नहीं देती जितना अष्टम डेया देती है। तो इसकी जो चल रही है अष्टम डेया है, मतलब इसकी अष्टम डेया को मैं अच्छा नहीं मानूंगा। वो अभी इसका जो समय है ये अच्छा समय नहीं है, और अभी तो 3 महीने हुए हैं चली को अष्टम डेया। अभी देखो जी, मैंने बोला ये 2.5 साल की होती है अष्टम डेया, अभी भी देखो पूरे 2 साल से ऊपर का भी समय पड़ा है। तो इसको भी मैं बोलूँगा डेया, क्योंकि शनि के है, तो ये जातक भी शनि के उपाय करे जो आपको मैंने बताए थे कि शनि मंदिर जाना है, खासकर शनिवार को माथा टेकने, और वहाँ पे जाके प्रार्थना करो कि शनि देवता जी आपके मंदिर में इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी जो अष्टम डेया है उसका बुरा फल मुझे ना मिले। दूसरा उपाय इन्होंने जो करना है, शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है रात के समय। ये होगी शनि के उपाय। अब क्योंकि इसके ऊपर देखो जी, मैंने बोला आज सबसे बड़ा असर राहु का है, और बाकी मैंने आपको पहले भी बता दिया इसके वैसे तो ग्रह अच्छे हैं, बस राहु ग्रह खराब। और बुरी बात क्या है, इसकी भी ऊपर देखो जी राहु की चल रही दशा। और आपकी भी मैंने कुंडली में बोला था कि आपके जो सबसे ग्रह खराब आपका था राहु, नीच का बैठा था। अब इसका भी राहु खराब है। सवाल की इसका राहु क्यों खराब है। और यहाँ पे देखो दोनों कुंडलियों में राहु की दशा है, और दोनों की कुंडलियों में राहु 5वें घर में बैठा है, सेम ही घर में बैठा है। आपकी भी कुंडली में राहु 5वें घर में था, इनकी भी 5वें घर में बैठा है।
और पाँचवा घर मैंने आपको बताया संतान का घर होता है, ये बच्चे यहाँ से देखे जाते हैं पाँचवें घर से। पाँचवा घर पढ़ाई का, बुद्धि का, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। अब राहु पाँचवें घर में बैठा है, यहाँ पे एक जो लिखा है मंगल का घर है ये, और राहु मंगल को अपना दुश्मन मानता है, ये नेगेटिव पॉइंट है। तो राहु क्या करेगा, पाँचवें घर को खराब करेगा, जो कि है संतान का घर। मतलब आपकी भी कुंडली, मैंने बोला था आपको संतान संबंधी चिंता होगी। अब आपकी पति की भी कुंडली में राहु पाँचवें घर में है, तो इसकी कुंडली के हिसाब से भी संतान को लेकर चिंता जरूर होगी, कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर आएगी भाई संतान को लेकर। दोनों कुंडलियों में दिख रहा है कुछ ना कुछ। क्या दिक्कत होगी, या तो गर्भपात होना, या संतान में देरी होना, लड़का कम होना, या लड़का हो भी जाता है वो आगे ना बढ़ पाना, या उससे बनेगी नहीं। कम से कम एक संतान नष्ट भी होती है। नष्ट का मतलब है जैसे कि गर्भपात हो जाना, या पैदा होते ही उसकी डेथ हो जाना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है। ये थोड़ा सा आपको मैं दिखा भी देता हूँ इसके बारे में, शास्त्र में क्या लिखा है इसका। देखो जी, धनु लगन है, राहु बैठा पाँचवें घर में मेष राशि में। धनु लगन है और राहु कहाँ बैठा है, पाँचवें घर में। देखो पाँचवें भाव में राहु होने पर जातकों को कम से कम एक संतान तो नष्ट होती है, साथ ही उसे संतान सुख का अभाव भी जीवन में बना रहता है। शिक्षा प्राप्ति के दौरान भी जातकों को घोर निराशा और परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पाँचवें घर पढ़ाई का भी है। जीवन की परेशानियों के कारण जातक की वाणी में रूखापन आ जाता है, जिसके कारण उसकी परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं। मतलब राहु उस जातक को जो दिक्कत देगा, संतान संबंधी दिक्कतें, पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि भ्रमित, पेट में दिक्कतें। मेष राशि सर है, सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। राहु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। पहले घर में जो 9 लिखा है धनु राशि, राहु की नीच राशि, मतलब राहु इस पहले घर का भी बुरी तरह से सत्यानाश कर देगा। नीच राशि को देख रहा है, और पहले घर से इस जातक का शरीर, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, ये चीज़ें देखेंगे, इन चीज़ों को खराब कर देगा। मतलब राहु इसकी हेल्थ भी खराब कर देगा, इसको क्रोधी, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा, इसको स्ट्रगल देगा, चिंता देगा, परेशानी देगा। मतलब राहु की जो दशा है ये मतलब बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रगल कराएगी, बहुत ज़्यादा मतलब इसको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, और भी किस्मत साथ नहीं देगी। राहु की 3 दृष्टियाँ, पाँचवीं पड़ेगी यहाँ पे 9वें घर के ऊपर। ये सूर्य की राशि है, शत्रु राशि, 9वां घर भाग्य की हानि कर देगा। और यहाँ पे ये 5 ग्रहों को दृष्टि दे रहा है, इनको भी पीड़ित करेगा। 11वें घर को देख रहा है, काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। तो वही बात है कि इसके भी जातक के राहु के उपाय जरूरी हैं, जो कि अब राहु के उपाय क्या है, देखो जी, जो आपको मैंने उपाय बताए थे मैं फिर बोलूँगा, पहले आप अपनी कुंडली देख लेना, फिर ये देख लेना। जैसे आपको मैंने बोला था आपके ये राहु के ये उपाय थे, सेम मतलब इस जातक ने क्या करना है, राहु को अगर सही करे, मैं दोबारा फिर बोलता हूँ कि जातक का अभी जो समय है अच्छा समय नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि राहु की दशा है, वो कारण है बड़ा। राहु क्या है कि दानव ग्रह है। खाली ये मत सोचना कि ये दुश्मन के घर में बैठा है उसकी, नहीं भाई, वो बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे अगर उच्च का भी बैठा होता तब भी ये बुरे फल देता। क्यों, क्योंकि ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है, इसकी वजह से खराब है। तो और भी ऐसे कई ग्रह दुश्मन घर में बैठे, जैसे कि ये शनि, शुक्र, शनि गुरु घर में बैठा दुश्मन घर में। लेकिन राहु है तो शनि भी दानव, लेकिन शनि से भी 4 गुना ज़्यादा पापी है राहु। मतलब इस जातक के भी राहु के उपाय से करने पड़ेंगे, अगर ये चाहता है कि राहु इसका अच्छा हो। क्या क्या उपाय करने हैं, वही देखो सेम ही उपाय हैं। तो इसने भी जो उपाय राहु के करने हैं, राहु कवच का पाठ पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है। ये दोनों पाठ इसको बोलो कि पढ़ा करे या सुना करे शाम या रात को। राहु का दान करे, वो दान की वीडियो मैं भेज दूँगा। और भी जो शिव जी, हनुमान जी, इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना करे। बाकी देखो जी, एक राहु के मंत्र भी होते हैं, आपको भी मैं बोलूँगा, आप भी और आपका पति भी ये मंत्र बारी बारी से एक बार कर लेना। मतलब आप भी कर लो एक बार ये मंत्र, और ये आपका पति भी कर ले। 18 ये मंत्र है, संकल्प लेके शनिवार को शुरू करना है। संकल्प कैसे लेना है, मान लो अगर आपका पति करता है, ये बोलेगा कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम ये है, मेरी जाति ये है, गोद ये है, आपकी चल रही है मेरे ऊपर बड़ी महादशा। मैं चाहता हूँ आपका बुरा फल मुझे ना मिले, इसलिए आपके जो मंत्र है वो मैं पूरे करने जा रहा हूँ। तो संकल्प लेके शनिवार को शुरू करके मंत्र, चाहे 11 दिन में कर ले, 21 दिन में कर ले, 40 दिन में कर ले, चाहे इसके 2 महीने भी लग जाए, कोई बात नहीं, मंत्र पूरे कर ले। मंत्र 3 शब्दों का मंत्र है, ओम राहवे नमः। मंत्र पूरे करके इनको छोड़ दे। और ये राहु का दान देखो जी, दोनों ने जोड़ करना है जितना, क्योंकि ये बेस्ट है। दान ही इसको शांत करेगा, पावर कम करेगा। तो आपका पति भी, आप भी दोनों दान राहु का करो जितना हो सकता है। नीले कपड़े दोनों ने कम यूज़ करने हैं। और बाकी एक मैं वीडियो भेजूंगा कि जब राहु की महादशा आती है क्या उपाय किए जाते हैं, वो भी आप देख लेना। बड़ी महादशा जब आती है तो क्या उपाय होते हैं, उसको भी देख लेना। तो आपको समझ आ रही होगी मैं क्या समझा रहा हूँ, कि दोनों की कुंडली में राहु की दशा है। नेगेटिव पॉइंट है कि राहु अच्छा नहीं है दोनों कुंडली में।
और आपका तो ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आपका नीच का है। इनका भी ख़राब है लेकिन आपका मैं ज़्यादा ख़राब बोलूँ क्योंकि आपका नीच का बैठा है। और दोनों की, एक तो उसकी 37, आपकी 37 की डेया चल रही है शनि की, ये भी नेगेटिव पॉइंट है कुंडली में। ये भी अच्छी नहीं होती, मतलब जब भी 37 आती है या डेया आती है लाइफ में दिक्कतें परेशानियाँ आती है। और ये इसका असर परिवार के ऊपर भी होता है, परिवार में भी दिक्कतें आती हैं डेया या 37 की वजह से। अब इसके बाकी ग्रहों की बात करते हैं, जैसे इसकी छोटी दशा बुध की चल कि बुध इसका कैसा है। तो बुध इसका यहाँ पे बैठा है इस घर में, 9वें घर में। अब 9वें घर से देखा जाता है काफ़ी चीज़ें। 9वें घर से मेन तो हम भाग्य देखते हैं, और भी काफ़ी कुछ है। धर्म देखा जाता है, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, पिता का सुख। अब पहले तो इस 9वें घर का माल्क देखो। 9वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, माल्क सूर्य। अब सूर्य इसका यहाँ पे बैठा है। सूर्य तो है बहुत अच्छा, क्योंकि सूर्य का अपना घर है, रवि कृत राजयोग बना है। तो सभी सूर्य तो इस घर का करेगा 9वें घर का अच्छा, मतलब सूर्य इसको बनाएगा भाग्यशाली, भाग्यशाली बनाएगा। पिता के द्वारा भी भाग्य साथ देता है। और भी सरकारी कामों के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी, सरकार के द्वारा भी भाग्य साथ देता है। सरकार के लिए अच्छा होता है सूर्य, सरकारी काम अच्छे बनते हैं, या सरकार से कोई फ़ायदा होता है, या सरकार के द्वारा भाग्य साथ देता है। सूर्य की दशा अच्छी जाएगी, पिता के द्वारा भाग्य साथ देना। सूर्य धार्मिक भी बनाता है, जैसे जातक धार्मिक होते हैं, परोपकारी होते हैं, विद्वान होते हैं, देश देश की यात्रा कर रहे हैं। कोई ये 9वां घर विदेश का घर है। देखो जी यहाँ पे अब 4 ग्रह बैठे हैं, तो विदेश का प्रबल योग बना हुआ है इसकी कुंडली में। अब इसी घर में बुध की बात करेंगे, जिसकी है जो दशा। बुध इसका है बहुत अच्छा, क्योंकि बुध एक तो बैठा है 9वें घर में, घर अच्छा है ये। ऊपर से सूर्य घर में बैठा है, सूर्य को अपना दोस्त मानता है और सूर्य के साथ बैठा भी है। यहाँ पे योग बना है बुध द्वितीय योग। अब बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों का अच्छा करेगा। एक तो बुध का घर है ये 7वां घर, और 7वां घर इस जातक की है पत्नी का घर। इसकी जो पत्नी है वो 7वां घर देखेंगे, और 7वें घर में 3 लिखा है, मालक बुध। तो पत्नी घर का मालक बुध कहाँ बैठा है, भाग्य घर में, मतलब पत्नी भाग्य घर में। बुध के घर इसकी पत्नी के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या पत्नी के द्वारा इसका भाग्य होगा, और पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। ऐसे कुंडलियों वालों का विवाह जल्दी हो जाता है, क्योंकि जब बुध की राशि होती है 7वें घर में, बुध क्या है, कुमार ग्रह है, विवाह 16-17 साल में हो जाता है, जल्दी हो जाता है। तो बुध तो इसके विवाह जल्दी होने का योग लेके बैठा है। लेकिन 7वें घर के ऊपर है मंगल की दृष्टि। मंगल 12वें घर से अपनी 8वीं दृष्टि से इस घर को देख रहा है, 7वें घर को, जो कि पत्नी घर को। मंगल थोड़ा सा पत्नी घर को खराब करेगा, मंगल थोड़ा सा पत्नी से लड़ाई झगड़े कराएगा, विवाह में थोड़ी सी देरी होना, क्योंकि वहाँ पे बना है मंगल दोष, 12वें घर में बैठा है। मतलब मंगल दोष अगर ना होता, जब मंगल इस घर को ना देखता, फिर तो इसका विवाह पक्का कर्म होता, जल्दी हो जाने का युग था। लेकिन होता भी मंगल की वजह से थोड़ा सा विवाह में देरी भी हो सकती है। बाकी बुध इसका 10वें घर का भी मालक है। 10वें घर में 6 लिखा है, कन्या राशि, मालक बुध। 10वां घर काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। मतलब अभी जो बुध की दशा है, ये बुध फिर भी इसको काम काज का सुख देता रहेगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा। तो हमने भी क्या देखा कि बड़ी दशा जो राहु की वो तो है खराब, और रस है भी, देखो असर राहु का इसके ऊपर ज़्यादा है। बुध का असर अगर है, बुध अगर अच्छे फल देगा, उसका असर देखो कम है, 20%। तो बुध फिर भी चलो अच्छे फल देगा। 1 साल से जो दशा चली है, अच्छे फल क्या देगा, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, पत्नी के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा। लेकिन बुध इसका अस्त बैठा है, मृत बैठा है, अच्छे फल जो है वो कम हो रहे हैं। इस जातक को मैं बोलूँगा कि आप बुध के उपाय में से एक बुध का उपाय जरूर करें, जो कि है बुध का मंत्र जाप किया करें। जब तक ये दशा है बुध की, 2-3 माला या 1 माला ओम बूम बुद्धाय नमः मंत्र जाप करें, सुबह शाम कर लें, कम से कम 1-1.5 साल तक ये मंत्र करें। इसके अलावा हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकते हैं, हरा दान मत करें। नीले कपड़े इन्होंने भी कम यूज़ कर रहे हैं, हरे कपड़े ज़्यादा पहन लें। तो अभी देखो जी, हमने देखा अभी राहु की बड़ी दशा है वो देखा, जो कि अच्छा नहीं। बुध देखा वो अच्छा है, डेया देखी वो भी अच्छी नहीं। अब बुध के साथ सूर्य देख चुके हैं, अब इसी घर में शुक्र चंद्रमा बैठे हैं। शुक्र इस कुंडली में इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वें घर में 7 लिखा है, मालक शुक्र। 11वां घर होता है आमदनी लाभ, और ये 11वें घर से 11वें घर में बैठा है। ये है तो ये शुक्र सूर्य की राशि, लेकिन ये 11वें घर से 11वां घर, और घर भी अच्छा है 9वां घर, मतलब आमदनी भाग्य में इसको इनकम देता रहेगा, लाभ देता रहेगा। शुक्र की दशा फिर भी अच्छी जाएगी, लेकिन शुक्र व्यस्त बैठा है। तो शुक्र अभी तो जो उपाय चलो रहने दे, लेकिन जब आगे इसकी शुक्र की दशा आएगी, छोटी दशा भी चलेगी, तो शुक्र के उस समय उपाय कर लेगा। शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है, शुक्र का मंत्र कर ले, अभी चाहे रहने दे। अब इसी घर में चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा देखो जी, घर भी अच्छा है 9वां, और यहाँ पे सूर्य की राशि मित्र राशि, और ये 8वें घर का मालक, उम्र के लिए अच्छा है, और भी अच्छे फल देगा। अब इसके बढ़ते यहाँ पे गुरु की मैं बात करता हूँ। गुरु बैठा है 8वें घर में, जो कि घर अच्छा नहीं। और आपकी भी कुंडली में मैंने देखा था गुरु 8वें घर में बैठा था।
अब लेकिन देखो जी, इसका भी 8वें घर में बैठा, लेकिन 8वें घर में जो 4 लिखा है ये है कर्क राशि, जो कि गुरु की है उच्च राशि। इसका गुरु उच्च का बैठे, इसकी वजह से गुरु अच्छे फल देगा। और एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देगा, वो है गुरु इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो गुरु का घर है ये पहला घर। अब ये पहला घर देखो जी सबसे मेन घर है, क्योंकि जैसे मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर इसकी पत्नी का है भाई, 5वां बच्चों का, चौथा माता का, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी पहला घर इसका घर है। ये जो जातक है ये कैसा होगा, शरीर इसका कैसा, स्वभाव, रंग रूप कैसा, पहला घर देखेंगे। और पहले घर में 9 लिखा है मालक गुरु, तो गुरु को देख कर डिसाइड होगा पहले इसके शरीर के बारे में। अब गुरु बैठा है तो खराब घर में, लेकिन उच्च का बैठा है। गुरु 8वें घर का अच्छा ही करेगा, इसकी उम्र काफ़ी लंबी कर देगा, इसको धार्मिक भी बनाएगा, परोपकारी बनाएगा। और इसके अलावा गुरु जो अच्छा, मैंने बोला एक शर्त पे अच्छे फल देगा, ये विदेश का घर, क्योंकि पहला घर शरीर चला गया इसका विदेश के घर में। गुरु घर की जातक विदेश में जाएगा, विदेश में सेटलमेंट के जो होगा और इसको फ़ायदा भी होगा वहाँ पे। और गुरु इसको एक और घर का मालिक है, इस चौथे घर का। ये जो चौथा घर है, ये चौथा घर है इस जातक की माता, मकान, वाहन का घर। और चौथे घर में 12 लिखा है मालक गुरु, और गुरु नौवीं दृष्टि अपने घर को देख रहा है। मकान वाहन का सुख देगा, लेकिन अगर एक घर से दूर जाता है तो वहाँ पे इसको मकान वाहन का सुख ज़्यादा अच्छा मिलेगा। सेटलमेंट के योग लेके बैठा है प्रदेश में, क्योंकि चौथा घर होता है जन्मभूमि। जब भी चौथे घर का मालिक, ये फार्मूले होते हैं, चौथे घर का मालिक 12वें घर में हो या 9वें घर में हो या 8वें घर में हो, ऐसे लोग विदेश में जाते हैं और फ़ायदा भी होता है। और इसकी गुरु की दशा काफ़ी अच्छी जाएगी, जो कि 34 के बाद चलेगी। ये गुरु इसको काफ़ी, ऐसे लोग मैंने देखा ज्योतिषी भी होते हैं या गुप्त विद्या का जानकार होते हैं, धार्मिक होते हैं, विद्वान होते हैं। तो गुरु हमने क्या देखा कि गुरु एक शर्त पे ज़्यादा अच्छे फल देगा, अगर ये घर से दूर जाता है तो इसको गुरु घर से दूर जाके मकान वान का सुख देगा। अब देखो चौथे घर में जो शनि बैठा है ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा, क्योंकि जो शनि है चौथे घर में, यहाँ पे गुरु के घर में आया है और गुरु को अपना दुश्मन मानता है। अब शनि थोड़ा सा चौथे घर को, खासकर अपनी दशा में, थोड़ा सा इस घर को ख़राब कर देगा। चौथा घर है माता, मकान, वाहन। शनि की दशा में माता का बीमार होना या माता से मनमुटाव होना, मकान संबंधी कोई चिंता होना, वाहन को लेकर दिक्कत आना, या मकान वाहन के ऊपर इसका धन खर्च होना, क्योंकि शनि इस घर का मालिक है दूसरे घर का। दूसरे घर में 10 लिखा है मालिक शनि, दूसरा घर होता है धन का। धन का मालिक शनि चौथे घर में बैठा है। वैसे इसको शनि मकान वाहन से धन देगा या मकान वाहन के रूप में धन होगा, लेकिन मकान वाहन के ऊपर इसका धन खर्च भी होगा। खासकर शनि का जो बुरा फल है ये चौथे घर को अपनी दशा में थोड़ा सा ख़राब कर देगा, जैसे कि माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन संबंधी दिक्कतें दे देगा। तो ये है इसकी देखो जी कुंडली का फल। जैसे मंगल इसका 12वें घर में बैठा है तो 12वां घर भी अच्छा नहीं, लेकिन मंगल वहाँ पे अपने घर में बैठा है, विदेश के लिए अच्छा, और भी अच्छे फल देगा। 5वें घर का मालिक संतान के लिए अच्छा है। तो मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूं कि इसकी कुंडली में बुध अच्छा है, लेकिन अस्त बैठा है। लेकिन कई बार देखो जी शास्त्रों में लिखा कि बुध को अस्त होने का दोष ज़्यादा लगता नहीं, फिर भी इनको मैं बोलूँगा बुध का मंत्र जरूर करें जब तक ये दशा है। सूर्य बड़े लेवल पर अच्छा है, अपने घर में बल भी अच्छा है, उसका 16 डिग्री का बैठा है। शुक्र के उपाय करने जब शुक्र की आगे दशा आएगी, ताकि वो दशा हो अच्छी जाए बिल्कुल। चंद्रमा कई प्रकार के अच्छे फल देगा, राहु खराब है, मंगल ठीक है, गुरु विदेश में जाके ज़्यादा अच्छे फल देगा, केतु भी ठीक है, शुक्र की राशि है मित्र राशि, बस राहु ज़्यादा नेगेटिव बैठ है। और यहाँ पे देखो जी राहु मैं क्यों बार बार आपके दोनों कुंडली में राहु खराब है, क्योंकि मैं फिर बोलूँगा राहु चाहे उच्च जगह बैठा है इसके लिए बुरा फल देना एक काम बात है, क्योंकि ये ग्रह अच्छा नहीं होता। जैसे बाकी ग्रह देवते हैं, जैसे बुध देवता है, सूर्य देवता है, चंद्रमा देवता है, गुरु देवता है, मंगल देवता है, लेकिन राहु क्या है, ये दानव ग्रह है। खराब होने का कारण बड़ा ये दानव ग्रह है, पापी ग्रह है। अब इसकी भी जातक की कुंडली के हिसाब से जो उपाय निकल के आए हैं वो है राहु ग्रह के, जो कि मैंने बोला राहु कवच का पाठ इन्होंने पढ़ना है, राहु स्रोत का पाठ पढ़ें, राहु का दान करें। राहु के लिए या शिव जी या हनुमान जी या दुर्गा जी या माता सरस्वती जी, इनकी पूजा उपासना करें, या इनमें से किसी न किसी की पूजा उपासना जरूर करें, और राहु के मंत्र एक बार पूरे करें। मतलब इनके लिए सबसे ज़्यादा उपाय जरूरी है राहु के। और बाकी अगर राहु की मैं वीडियो भेजूँगा, राहु की जब दशा आती है क्या उपाय करने हैं वो भी ये जातक देख लेगा, और राहु का दान क्या है वो भी आपको मैं वीडियो भेज दूँगा। और बाकी इन्होंने बुध की जो छोटी दशा है उसके लिए मैंने बोला बुध का मंत्र अगर टाइम है तो कर सकते हैं, सुबह शाम 1-2 माला ओम बूम बुद्धाय नमः, ताकि दशा बुध की और अच्छी जाए। सूर्य के उपाय नहीं करने, शुक्र के करने, आगे जब शुक्र की चलेगी दशा। और गुरु के उपाय रहने दे, केतु के उपाय रहने दे, मंगल के रहने दे। और शनि के उपाय में से शनि के जो 2 उपाय थे कि शनि मंदिर जाए या शनि चालीसा का पाठ पढ़े, इससे क्या होगा कि तो जो अष्टम डया चली है, क्योंकि अभी इसकी जो अष्टम डया है वो भी इसकी लाइफ में दिक्कतें पैदा करेगी।
और शनि के ये जो उपाय करने से दया का भी बुरा फल इसको नहीं मिलेगा, और जो शनि चौथे घर को ख़राब कर रहा है वो भी ख़राब नहीं करेगा। लेकिन क्योंकि देखो जी, आपको मैंने पहले भी बताया था कि आप हैं सिख धर्म से, आपका जो पति है वो पढ़ता है पाठ जपजी साहब, तो इसको मैं बोलूँगा कि जपजी साहब के साथ साथ वाले जो पाठ है वो भी शुरू कर दे। जाप साहब पढ़े, आनंद साहब पढ़े, चौपाई साहब पढ़े, तवै प्रसाद पढ़े, मतलब 5 बानी कंप्लीट करे सुबह के टाइम, 1 घंटे का काम है। और उसके बाद करनी है अरदास। अरदास में अपनी जो मनोकामना वो बोलनी है, और रोज़ाना गुरुद्वारे आपने जाना है, और आपके पति को बोलो शाम को रहरस पढ़े, और हो सके कीर्तन सुलह पढ़े, अरदास करे। फिर ये इसको पाठ पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दोनों को मैं बोलूँगा, या तो अपने धर्म में पूरी तरह से सही ढंग से फॉलो करो, ये पाठ पूजा आपने नहीं करने। और जो सिमरन है, आपका पति भी सिमरन जरूर करे सुबह का टाइम, वो भी बेस्ट है। वाहिगुरु का जो सिमरन है वो सुबह का टाइम निकालो अपना 10 20 25 मिनट आधा घंटा, वो आप जपा करो, वाहिगुरु वाहिगुरु। हो सके शाम को भी जपो। इसके अलावा देखो जी, दोनों को मैं एक एडवाइस ये बोलूँगा, एक जो आजकल कथा काफ़ी चलती है, जैसे हरमंदर साहब की कथा आती है, या और भी ऐसे मेन है, वैसे हरमंदर साहब की कथा ज़रूर सुनो, वो भी अपना टाइम निकालो। रोजाना हरमंदर साहब की जो कथा है वो सुना करो, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, और भी कई फ़ायदे होंगे वो कथा से। तो वह कथा भी आपने ज़रूर सुननी है। तो आपके पति को बस यही बोलूँगा कि अपना मतलब ये उपाय करने की, इसको मैं नहीं बोलूँगा कि करे उपाय, बस अपने धर्म को फॉलो करो भाई। फिर कोई राहु आपको बुरे फल नहीं देगा, क्योंकि दोनों ही कुंडली में राहु नेगेटिव पॉइंट है। और दोनों कुंडली में सबसे नेगेटिव पॉइंट ये है कि दोनों की कुंडली के हिसाब से मुझे लग रहा है कि संतान संबंधी चिंता जरूर होगी कुछ ना कुछ। और यहाँ पे देखो जी, अपनी मर्जी से कभी गर्भपात मत कराना। अगर आपने खुद गर्भपात करा लिया, आपके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। एक चलो भगवान गर्भपात करा रहा है वो एक बात अलग है, आपने नहीं कराना गर्भपात कभी भी, बचना है इससे गर्भपात कराने से। बाकी फिर भी आपके दोनों की कुंडली के हिसाब से जो उपाय सवाल आपके होंगे वो अपने सवाल अपने पास लिख के रख लेना, आप मुझे कॉल करके पूछ लेना। जो भी आपको बात मेरी समझ नहीं आ रही या कुछ पूछना है तो कॉल करके पूछ लेना।